वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राजनीति में तस्वीरों का खूब महत्व होता है। अभी एक तस्वीर है, खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनलों पर, मीडिया पर। वो तस्वीर है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। तस्वीर है एक फ्लाइट के अंदर की। फ्लाइट आ रही है दिल्ली, जहां बैठक होनी है एनडीए की भी और इंडिया की। तेजस्वी को जाना है इंडिया की बैठक में, और जो अब तक की जानकारी है नीतीश कुमार को जाना है एनडीए की बैठक में। मगर तस्वीर वायरल इसलिए है क्योंकि चाचा भतीजा एकदम आगे पीछे बैठे हुए हैं, और उस तस्वीर के साथ ही तमाम राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो राजनीतिक आंकड़ा रुका है जाकर कल नतीजों में, वो रहा एनडीए का 292 और इंडिया का 234। यानी कि सरकार बनती तो फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से दिख रही है एनडीए की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिख रहे हैं एक बार फिर से, तीसरी बार प्रधानमंत्री। मगर आंकड़े जो कागज में हैं वो सच में हकीकत में तब्दील हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। और इसी के साथ शुरू होती है राजनीतिक कयासबाजी, और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी, जो फिलहाल और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल, जिनको बीजेपी बिल्कुल शातिर निगाहों से देख रही है कि टिकेंगे नहीं टिकेंगे, इंडिया गठबंधन वाले देख रहे हैं कि क्या वो हमारे साथ आ सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार के बारे में चर्चा से, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर साथ आना, अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे तो उसने आपने कहा भी था कि तेजस्वी यादव ने बड़ा स्मार्टली चुनाव में नीतीश कुमार को हैंडल किया। जब वो एनडीए में गए तब भी उनके खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोला, चुनाव के दरमियान कोई उल्टी बात नहीं बोली तेजस्वी ने, और हाल में उनका ये भी बयान कि चाचा फिर से पलटी मारेंगे और साथ आएंगे। और अब ये तस्वीर और जो राजनीतिक सिनेरियो बन गया देश में, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इस तस्वीर की बात करें तो मैं इसको सिर्फ संयोग मानता हूं, मैं इसको कोई प्रयोग नहीं मानता हूं। यह महज संयोग है, और मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि जब नीतीश कुमार उस प्लेन पर बैठते हैं और उनके साथ निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके साथ अधिकारियों का एक अमला जमला भी होता है। तो नीतीश कुमार जब प्लेन पर बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके ठीक पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। और ये जान लीजिए कि एक पत्रकार महोदय, जो एक चैनल के पत्रकार थे, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वो वीडियो बना लिया, विजुअल बनाया, और वो हम सबके बीच में है। सवाल यह है कि अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तेजस्वी यादव बड़े ही परिपक्व पॉलिटिशियन बन करके उभरे हैं। पूरे चुनाव प्रचार में आप देखेंगे तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेन कहीं नहीं किया, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके, वो पूर्णिया थी, जहां पर वो हर हाल में पप्पू यादव को हराना चाहते थे। बाकी आप कहीं नहीं देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने कोई नेगेटिव कैंपेन किया। जो भी अपनी बात कहनी थी वो कहने की कोशिश जरूर की। हाँ, जबकि आरजेडी के रणनीतियों में ये कुछ सीटों पर जरूर था कि वो अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई लड़ना कराना चाहते थे। वो जातीय गोलबंदी में उस तरीके से बांटना चाहते थे जिससे अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाए, जैसे मुंगेर में कोशिश की, बेगूसराय में कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं। पर आप ये कह लीजिए कि ठीक उससे उलट उन्होंने फैसला वैशाली में कर लिया और कई सीटों पर कर लिया। महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से महाराजगंज में करा दिया। बहरहाल इस पर अभी कोई चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ रहे हैं, उसका कोई मतलब निकाला जाना चाहिए क्या? देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं ना कि जब किस्मत आपका साथ देता है, तो किस्मत जब साथ देता है तो किस तरीके से अचानक कोई व्यक्ति किंग मेकर बन जाता है। दोनों किंग मेकर जो दिख रहे हैं, आप समझिए कि पिछले कुछ सालों से उनको पॉलिटिक्स में राइट ऑफ किया जाने लगा था। मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी से गठबंधन करने के लिए टीडीपी कई नेताओं को अप्रोच कर रही थी। बड़े नेताओं को छोड़िए, छोटे नेताओं को टीडीपी अप्रोच कर रही थी चंद्रबाबू कि हमारे साथ गठबंधन करिए। ये मैं जानता हूं,
और मैं कुछ देखिए, पत्रकारों की यह मजबूरी होती है कि कई चीज हम ऑन रिकॉर्ड कह नहीं सकते, लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जिन नेताओं के पास इनके ये मैसेज आते थे कि हम बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा गठबंधन होने दीजिए। और देखिए गठबंधन हुआ और कितना प्रोडक्टिव गठबंधन हुआ, राज्य की सरकार भी बन गई और ऐसा सिचुएशन बन गया कि वो केंद्र में भी किंग मेकर हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए। अब देख लीजिए नीतीश कुमार की बात करिए, नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाने लगा राजनीतिक अवसान की ओर है। ऐसा हम लोगों को भी लगने लगा था कि अब राजनीतिक अवसान की ओर है। क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और ये सब लोग मान रहे थे कि आरजेडी ज्यादा सीटें जीतेगी तो वो किसके कॉस्ट पे जीतेगी, तो वो जेडीयू के कॉस्ट पे जीतेगी। ये सब लोग मान रहे थे, जितने राजनीतिक पंडित थे, जितने लोग वहां पर घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कई सारी सीटें जेडीयू हार सकती है। लेकिन देखिए जेडीयू हर जगह जीत गई। चार सीट जेडीयू हारी, किशनगंज हारी, पूर्णिया हारी, कटिहार हारी, ये सच बात है, और एक जहानाबाद हारी। लेकिन 12 सीट जेडीयू भी जीती, 12 सीट बीजेपी भी जीती और 5 सीट 100% चिराग पासवान जीते और एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जीत गए। अब इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चाचा पलटी मारेंगे। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और पूछा इसलिए जाता है क्योंकि चाचा ने पलटी एक बार तो मारी नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड चाचा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन चाचा का ये पॉलिटिक्स का स्टाइल है। चाचा अगर इतनी पलटी नहीं मारे होते तो अपनी प्रासंगिकता बनाए नहीं रख पाते। किसी प्रदेश का 18 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहना ये कोई आसान काम नहीं है। और ठीक है, पलटी मारने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर चोट जरूर पहुंची और इसका परिणाम 2020 में दिखा भी है कि 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो आप समझिए महज कुछ सीटों की कमी की वजह से तेजस्वी सीएम बन नहीं पाए थे और नीतीश कुमार को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार ने सारा ठेकरा भले ही फोड़ दिया था चिराग पासवान पर, नीतीश कुमार ने सारा ठेकरा फोड़ दिया था बीजेपी पर कि बीजेपी ने उनको हरवाने का काम किया है। लेकिन सच बात यह है कि इनके ग्राफ में, पॉपुलैरिटी के ग्राफ में गिरावट आई है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन देखिए परिस्थितियों का खेल देखिए कि अब ये 12 सीट पे जीत जाते हैं और 12 सीट पे जीतते हैं और इस बार एक्टिवली कैंपेन भी नहीं करते हैं। अब ये वक्त नहीं है ये कहने का कि ठीक है इसमें मोदी का कितना योगदान है, किसका क्या योगदान है, लेकिन कुल मिलाकर के किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं। मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि वो एनडीए के साथ रहने जा रहे हैं। मेरे पास ये जानकारी है, मैं आपको बता दूं, और इसीलिए वो एनडीए की मीटिंग में आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने जब उनके कई नजदीक लोगों से बात करने की कोशिश की तो एक बात बड़ा खुल करके उन्होंने कहा कि अरे एनडीए में रहना नहीं है तो एनडीए में हम एनडीए की मीटिंग में जा क्यों रहे। तो ये बात बहुत साफ है। लेकिन अब किस शर्त पर रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल में कि अब नीतीश कुमार बार्गेनिंग पोजीशन में, मांगने की पोजीशन में नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ऐसे मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं कि वो जब नहीं मांगने के पोजीशन में होते हैं तब भी वो छीन लेते हैं, खींच लेते हैं। चाहे वो आरजेडी हो, आरजेडी के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई तो अपने टर्म्स पे ही चलाई। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई तो अपने टर्म्स पे चलाई। सोचिए 43 विधायक इनके, 2 और बढ़ गए तो 45 हो गए और आरजेडी के 75 से ज्यादा, तकरीबन 80 के आसपास विधायक। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, सरकार पर, मंत्रालय पर पकड़ किसकी? तो नीतीश कुमार की। तो ये नीतीश कुमार का तौर तरीका है। जब उनके पास नंबर्स नहीं थे तब तो उन्होंने बिहार में इस तरीके से सरकार चलाया। अब इनके एमपीज के सपोर्ट पे केंद्र में सरकार चलनी है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब कोई ऐसी मांग है जो मनवाने से चूकेंगे? बिल्कुल नहीं चूकेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। बिल्कुल। तो मेरी जानकारी में नीतीश कुमार एनडीए में रहने जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अपने किसी भी सदस्य को मंत्री बनने नहीं दिया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कम से कम ये 2 मंत्री केंद्रीय मंत्रालय चाहते थे। लड़ाई शामिल भी नहीं हुए थे, शपथ में शामिल नहीं हुए थे। लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि बीजेपी कहती थी हम सांकेतिक देंगे।
और ये कहते थे हमें अनुपातिक दीजिए, तो उस समय इनको नहीं मिला। ये देखिए इतने हार्ड बार्गेनर हैं, ये लौट आए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और किसी को मंत्री भी बनने नहीं दिया। ये बात और है कि बाद में आरसीपी जब अध्यक्ष बने तो खुद मंत्री बन गए और उसके बाद उनको पार्टी से जाना पड़ा, जेडीयू से रुखसत होना पड़ा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब तो सांकेतिक नहीं होगा, अब तो इनकी मर्जी से होगा और बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा, इनको मंत्रालय देना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या क्या मांग सकते हैं। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण। आपको क्या लगता है क्या क्या मतलब क्या मांगेंगे? उससे पहले मेरा एक सवाल और भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि कंफर्म है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं और इसीलिए वो एनडीए की बैठक में जा भी रहे हैं, मगर कल से जो संकेत मिल रहे हैं, देखिए चंद्रबाबू नायडू ने, उनकी तरफ से बयान भी आ गया, उनकी तरफ से ट्वीट भी आ गया कि उनको उनकी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेगी, एनडीए के साथ रहेगी, बधाई भी दे दी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को। पर नीतीश कुमार का कोई ट्वीट नहीं आया उनके अकाउंट से, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उनकी पार्टी कुछ नेताओं के बयान जरूर आए मगर कोई ऑफिशियल कह सकते हैं कोई बयान नहीं आया है। तो इसको इन संकेतों को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि राजनीति में तो ऐसे मौके पे दो तरह का मैसेज देने में माहिर है नीतीश जी, समझ गए। और कुछ संयोग भी ऐसा बनता है जिसके कई मतलब निकाले जाते हैं। अब ये संयोग ही है ना कि आगे चाचा बैठे हैं और पीछे भतीजा मुस्कुरा रहे हैं। अब ये फोटो बहुत कुछ कहता है, ये सच बात है, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर जानता हूं कि ये संयोग है। लेकिन इसके मैसेज तो बहुत जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, तेजस्वी यादव इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं कि पूरा चुनाव कैंपेन में तेजस्वी यादव ने कहीं भी नीतीश कुमार पर उस तरीके से हमले नहीं किए, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए थे कि माई से बाहर निकलना है और माइक बनाना है। माइक मतलब कुशवाहा को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट लव और कुश रहा है, कुर्मी और कोयरी रहा है। अगर आप कुशवाहा वोट को अपने साथ साधना चाहते हैं तो नीतीश कुमार पर आप गंदा अटैक करेंगे तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये आपको नुकसान करेगा। और अब तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में काफी आप समझ लीजिए कि रम चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं। 250 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की है और इनफैक्ट कहिए तो बिहार में काफी लोकप्रिय नेता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव ने इनको इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि इनका जो वोटर है उसमें एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ जाने में भी सहज नहीं है। उनको अगर अपने साथ जोड़ना है तो नीतीश कुमार पर उस तरह का अटैक करना, हमला करना ठीक नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव मजाक करते रहे, कभी व्यंग्यात्मक रहे, लेकिन हमेशा कहते रहे चाचा का शरीर उधर जरूर है लेकिन मन इधर है। पर क्या वाकई मन इधर है? मुझे ऐसा दिखता नहीं है। मैं इस बात को बेहतर समझता हूं कि जब जब मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अगर संजय झा पावरफुल दिख रहे हैं, उनके साथ दिख रहे हैं, तो आप कभी मत मानिए कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ सोच रहे होंगे। इनके आसपास अगर अशोक चौधरी इफेक्टिव दिख रहे हैं तो आप कभी मत मानिएगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ सोच रहे हैं। इनके साथ विजय चौधरी इफेक्टिव दिख रहे हैं तो आप कभी मत मानिएगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। मतलब जैसा मिजाज होता है वैसे ही कोटरी भी हो जाती है। इनकी तरफ इससे अगर बयान केसी त्यागी दे रहे हो जम करके तो आप कभी मत मानिएगा दिल से कि वो लालू प्रसाद के तरफ जाने की बात करेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार है, फैसला खुद लेते हैं कब किस कोटरी को आगे करना है और किसको पीछे करना है। असली मदारी ये है, खेल ये खेलते हैं, कब किसको आगे लाना है, कब किसको पीछे करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जबकि इनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी देखिए भाग्य का भी साथ मिला, भाग्य भी जबरदस्त इनका साथ देता है। जब जब ऐसा इम्तहान आया है ये जबरदस्त नंबर से पास होते हैं, इनके फेवर में चीजें चली जाती हैं, माहौल बन जाता है। इसलिए मैं साफ तौर पर यह देख रहा हूं कि इस बार एनडीए में ही रहेंगे लेकिन हार्ड बार्गेन करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी मांगों का जिक्र किया कि कौन सी मांगे हो सकती हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार आप बता रहे थे कि शायद 3 मंत्रालय की डिमांड थी तो वो पूरी हुई नहीं, नीतीश
आपने कहा हार्ड बार्गेनर हैं और इसी वजह से वो नाराज होकर लौट भी आए थे। बाद में आरसीपी सिंह वाला मुझे कांड ये हुआ। साफ लगता है, इस बीच एक और चीज बता दूं अपने दर्शकों को कि कल से एक खबर चल रही है कि नीतीश कुमार को सामने से भी एक ऑफर आ गया है। कितना सही बात है, नई बात है, ये अलग विषय है। देखिए वो कि उनको डिप्टी पीएम, वो डिप्टी पीएम क्या होता है, वो प्रधानमंत्री, मतलब डिप्टी पीएम क्या होता है, जी। तो इस बात को आप समझिए। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई संभावना फिलहाल फिलहाल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो राजनीति में हमेशा बने रहते हैं। और आप नंबर्स का भी खेल देखिएगा तो 292 एनडीए के पास है ना, अगर आप इनका 12 हटा दीजिए तो कितना बचता है? 280। क्या सरकार नहीं चलेगी? क्या चलेगी। और 280 में आप 16 भी हटा दीजिए तो 264 बचता है। पर ये 264 बचता है तो अगर टीडीपी उधर चली जाती है तो वाईएसआरसीपी क्या करेगी जी? उनके भी तो चार वो हैं, तो वो 268 हो गए और 4 पूरा करना कौन सा मुश्किल काम है? क्या आपने 2004 से 2014 का दौर नहीं देखा है? क्या क्लियर कट मैंडेट था? क्या कैसे सरकार चल रही थी? इसलिए देखिए, मुझे जो वायबल ऑप्शन लगता है जिसमें सरकार भी चल सकती है, सबकी मांग भी पूरी हो सकती है, वो एनडीए है। और इसी सरकार में मैक्सिमम बार्गेन भी लोग कर सकते हैं और ये दोनों कर सकते हैं, उस स्थिति में। इसलिए इस सरकार को ये दोनों चलवाएंगे, बार्गेन जरूर करेंगे। क्या बार्गेन क्या होने वाला? चंद्रबाबू नायडू किस तरह की मांगे करने वाले हैं, नीतीश कुमार किस तरह की मांगे करने वाले? मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात को जानने को लेकर उत्सुक होंगे। क्या मांगे, कौन से मंत्रालय, कितने मंत्रालय? अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे और नीतीश कुमार की बात करेंगे, देखिए मेरे पास कुछ जानकारी है जो कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि औपचारिक तौर पर जानकारी है और पुख्ता जानकारी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार 2 मंत्रालय जरूर मांगेंगे, एक रेल और दूसरा कृषि। अच्छा, ये जान लीजिए, दोनों हैवी मंत्रालय। हाँ, दोनों हैवी मंत्रालय है और ये जरूर मांगेंगे। और एक राज्य मंत्री पद चाहेंगे। और मुझे लगता है कि 3 मंत्री कौन बन सकते हैं, तो एक संजय झा बनेंगे, मैं नाम भी बता दे रहा हूं, दूसरे ललन सिंह बन सकते हैं, और तीसरा कोई ना कोई कुशवाहा समाज से किसी को मंत्री बनाना चाहेंगे या अति पिछड़े समाज से मंत्री बनाना चाहेंगे। ये इनका प्रयोग होगा। ये मुझे ऐसे साफ तौर पर दिखाई। 3 कम से कम वैसे मांगेंगे, ये 4 कि हमें 4 मंत्रालय दिया जाए। जहां तक आप कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, जो कि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट रहता है। एक तो वो सबसे पहले कहेंगे कि हमें स्पीकर का पद दे दीजिए। आपको याद होगा वाजपेयी के समय में भी चंद्रबाबू नायडू ने जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवाया था, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मतलब दुखद तरीके से उनका निधन हो गया था। लेकिन आप देखिए कि जीएमसी बालयोगी के लिए वो मांगा था। मैं श्योर हूं और मेरे पास जानकारी भी है कि ये आईटी मिनिस्ट्री भी मांगेंगे। अच्छा, ये बात जान लीजिए, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर से चंद्रबाबू नायडू का एक गजब लगाव रहा है। आंध्रा, खासतौर पर हैदराबाद को आईटी हब बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। और उसके बाद ये हार जरूर गए थे और उसी के बाद से ये एक नैरेटिव सेट होने लगा था कि काम करने के बाद भी लोग हारते हैं, उनमें चंद्रबाबू नायडू का नाम आता था। और उस समय लालू प्रसाद यादव जीतते रहते थे तो लोग कहते थे कि देखिए वो काम नहीं किए फिर भी जीते, और ये काम करके भी हार गए, इसलिए काम करके लोकतंत्र में कोई जीतता नहीं है। इस तरह की भी बात, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये दिग्विजय सिंह ने इस तरह की बात कही है और ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, क्योंकि जब उनका शासन था और सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, इस तरह की बात होती थी तो उन्होंने ये कहा था, इस तरह की बात कही थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आईटी मिनिस्ट्री पक्का मांगेंगे, स्पीकर का पद पक्का मांगेंगे। मुझे लगता है बीजेपी 3 पद देना नहीं चाहेगी, एक फिनेंस देना नहीं चाहेगी, दूसरा रक्षा मंत्रालय देना नहीं चाहेगी और तीसरा गृह मंत्रालय देना नहीं चाहेगी। ये 3 मंत्रालय देना नहीं चाहेगी बीजेपी, लेकिन वाणिज्य कॉमर्स मिनिस्ट्री भी मांगेंगे एन चंद्रबाबू नायडू। इसकी भी संभावना बहुत प्रबल है। तो बिहार का जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है रेल मंत्रालय पक्का, कृषि मंत्रालय पक्का, जो मेरी समझ है और जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। इस 2 मंत्रालय पर नीतीश कुमार की जरूर नजर रहेगी।
अब आप पूछेंगे कि और आगे क्या कर सकते जी। हैं, तो और आगे 2025 में चुनाव है। हाँ। और नीतीश कुमार और की देखिए कल जब परसों हमारी बातचीत हो रही थी रिजल्ट्स के पहले, और जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे थे, उस दरमियान ये खबर भी चली कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं, बीच दौरे से लौट आए, 5 तारीख तक रुकना था, 3 तारीख को लौट आए। और उसी बीच ये डिमांड भी, मतलब ये बात भी उठी कि क्या नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार को अब बदला जाना चाहिए, अब पूरे तरीके से वो स्वस्थ नहीं हैं और उनको अब बदल देना चाहिए। अगर नहीं बदला जाएगा तो विधानसभा में इसका नुकसान होगा। इस तरह की बात बिहार में इसकी चर्चा बहुत तेज थी। बिहार में इसकी भी चर्चा बहुत तेज थी कि जेडीयू का सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार की विरासत कौन संभाले। ये भी बात हो रही थी कि क्या आरसीपी सिंह को वापस बुला लेना चाहिए या श्रवण कुमार के हाथ सौंप देना चाहिए। इस तरह की बात करने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं थी। मैं कई लोगों से मिला था, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि नेताओं को अगर आप देखें, मत भूलिए नरसिम्हा राव बहुत बीमार थे, लेकिन जैसे ही पीएम बने अगले 10 साल तक वो जवान हो गए और उनकी राजनीति का दी एंड हो गया। जी हाँ, और इतने एक्टिव हो गए थे। नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर राज्य तक सीमित होता है। अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति में भी उनका पूरा से होगा, पूरा दखल होगा। इसलिए इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि राजनेताओं को अगर ताकत उनकी बढ़ जाए तो वो कहते हैं कि वो पावर बूस्टर नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनकी लंबे समय से मांग रही है विशेष राज्य की मांग, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए नीतीश कुमार क्या अपनी इस मांग के लिए दबाव बना पाएंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कानून में बदलाव करना पड़ेगा, क्या उसके लिए तैयार होंगे? और अगर नहीं तैयार होंगे तो उसके बदले केंद्र से क्या पैकेज लेंगे, किस तरह की आर्थिक मदद लेंगे? क्योंकि बिहार गरीब प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए बहुत ज्यादा चीजों की मांग कर नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी ताकत के साथ पदस्थापित होना चाहेंगे। ये उनकी कोशिश रहेगी। और जो तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप देखें तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि ऐसा कुछ किया जाए बिहार के लिए और जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। क्योंकि ये नीतीश कुमार की इच्छा रही है कि जल्दी चुनाव होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पक्ष में आएंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि 2020 में इन्हें सिर्फ 43 विधायक इनके जीते थे, तब से ये खुश नहीं है। ऐसे में अगर एनडीए एक साथ चुनाव लड़ता है और इनकी संख्या ज्यादा होती है तो नीतीश ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री होंगे। ये इनकी मांग बड़ी लंबी रही है। इसलिए आप ये भी दो चीज देखेंगे कि ये केंद्र से ज्यादा चीज ले सकें और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव पर फोकस करें। हाँ, अब बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी ये भी है कि विधानसभा चुनाव में ये कहेंगे कि मैं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है। लोकसभा में बराबर की सीट, विधानसभा में मैं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, इस तरह की बात ये कर सकते हैं। और ये करेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी को मजबूर होकर के मानना पड़ेगा। जो बीजेपी परिणाम से पहले इनसे बहुत कुछ मनवाना चाह रही थी, बहुत तरह की चर्चा हो रही थी, अब उस बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार चलाने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार की बात माने, क्योंकि उनके पास 12 सांसद हैं। इसलिए अगर आप 5 चीज सोचें कि नीतीश क्या मांग सकते हैं एनडीए में बने रहने के लिए, नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए, तो मुझे साफ लगता है 4 मंत्री पद, 4 में 3 तो मिलेगा ही, 4 भी मिल सकता है। उन 4 में एक रेल मंत्रालय होगा ही होगा और कृषि मंत्रालय भी होगा। इसकी संभावना मुझे पूरी दिखाई पड़ती है। दूसरा, बिहार में जल्दी चुनाव की मांग कर सकते हैं। और तीसरा, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा
को लेकर के ये जरूर अपनी भावना प्रकट करेंगे। अगर उसमें दिक्कत होगी तो उसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की मदद केंद्र सरकार से लेंगे, इसकी संभावना मुझे पूरी दिखाई पड़ती है। और जो इन्होंने कहा है कि 1,94,00,000 लोगों को ये 2 लाख रुपया देंगे रोजगार के लिए, और तमाम नौकरी की बात जो इन्होंने की है, ताकि चुनाव से पहले ये सारे वादों को पूरा करें और जब चुनाव में जाएं तो कहें हमने जो कहा था वो हमने किया था, और एक बार मजबूती और मुस्तैदी से चुनाव लड़ें और हो सकता है कि फिर से ये मुख्यमंत्री बन जाएं। तो इसकी संभावना मुझे सबसे बड़ी डिमांड तो मुझे लगता है यही रहेगी कि वो स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला जो विधानसभा चुनाव होना है वो उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें कोई शक शुबा नहीं रहेंगे, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। ये हमने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के खेमे के लिहाज से बात कर ली। इंडिया क्या करेगा? इंडिया की भी बैठक है आज, जितने भी दल, सहयोगी दल सब आ रहे हैं बैठक में। देखिए, इंडिया, एक बात कल प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण कही जो मुझे समझ में आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री दुखी होंगे, प्रधानमंत्री की जीत भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया। वो बेंचमार्क ये सेट कर दिया है कि प्रधानमंत्री खुद 300 से ज्यादा सीट लेके आए हैं। इस बार उन्होंने 400 पार की बात कह दी थी और प्रधानमंत्री 241-42 पे जाकर के सिमट गए। 240 या 42 इस तरह की बात है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जितनी उनसे अपेक्षाएं थी वो पूरी इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बेंचमार्क बड़ा सेट कर दिया। अदरवाइज आप ये देखिए 2004 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस को, 2009 में कांग्रेस की कितनी सीटें थी, या उससे पहले वाजपेयी जो कि बेहतरीन नेता माने जाते थे वो 182 सीट पर तो सिमट गए थे। अब सोचिए कि ये आपने एक्सपेक्टेशन उतना हाई सेट कर दिया है, इसलिए ना 240 सीटें कम दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, नहीं तो बीजेपी अपने दम पे बहुमत में आ जाएगी, ये कौन सोचता था? ये 2014 में भी बात नहीं थी। मैक्सिमम सीट 240 और 250 कहा जाता था और कहा जाता था इनको एलाइज की जरूरत पड़ेगी, पर बीजेपी अपने दम पर पूरे देश में सरकार बना ली। अब फिर से 240 पर पहुंच आई है। तो मुझे जो एक बात नजर आती है वो ये है कि ठीक है 240 का मतलब है कि ठीक है, सरकार को अब कोलिशन में चलना पड़ेगा, अपने इंपॉर्टेंट एलाइज के सहारे सरकार चलानी पड़ेगी और एलाइज का भी से होगा। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बुरा भी नहीं है। एनडीए ने 22 पार्टियों के साथ एनडीए पहले सरकार चला चुकी है, इसलिए एनडीए के पास इस तरह का अनुभव है। प्रधानमंत्री भी अपने ज्यादातर एलाइज के साथ सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनडीए और इंडिया का पूरा आप आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को ही पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीटें, जी बिल्कुल, 234 उनके पास है। कल प्रधानमंत्री ने इस बात की चर्चा की है और एनडीए के बीजेपी के पास 240 है। तो बीजेपी हर परिस्थिति में और इस परिस्थिति में भी बेहतर सिचुएशन में है कि वो इंडिया से बेहतर और स्मूथ सरकार चला सके, क्योंकि लोकतंत्र तो नंबर का खेल है। अगर उनके पास नंबर्स होते तो वही सरकार चलाते। तो अभी भी इंडिया इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार चला सके। अब उनको जाना पड़ रहा है टीडीपी के पास, उनको जाना पड़ रहा है नीतीश कुमार के पास। तो आप 34-28 जोड़ भी लीजिए तो कितना हो जाता है? 62। फिर और 10 की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों को तोड़ तोड़ के क्या बनाएंगे? फिर किसकी क्या मांग होगी? कोई इधर से पुल करेगा, कोई उधर से पुश करेगा। इस तरह की स्थिति नहीं है और खुद कांग्रेस 100 पर है जी। तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? सवाल ये, कई तरह के ऐसे सवाल हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जो मेरी समझ, कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत हैं और उस कॉन्ट्राडिक्शन से पार पाना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मजबूत विपक्ष हुआ है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर सरकार चलाने की बात होगी तो सरकार चलाने की स्थिति में अभी भी इंडिया गठबंधन पहुंची नहीं। बिल्कुल, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे कि 292 एनडीए का आंकड़ा रहा, 240 बीजेपी, कांग्रेस 99, और इस लिहाज से अगर तीसरा सबसे बड़ा दल आप देखेंगे आज की तारीख में तो वो समाजवादी पार्टी है, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में। किसी ने भी, मुझे लगता है ज़्यादातर राजनीतिक जो एग्जिट पोल थे, राजनीतिक जानकार थे,
एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बीजेपी के लिए सेटबैक होने वाला है, इतना बड़ा भूचाल आने वाला है। और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी की जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन था वो 36 सीटों का था, उसको भी एक सीट आगे और वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो उसको भी पार किया है। बड़ा एक राजनीतिक अचीवमेंट है अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में। और कल के लिए उनको कहा भी जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है कम से कम उसके लिए तो उनको कल का मैन ऑफ द मैच कहा जा सकता है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बहुत बड़ी जीत मानता हूँ अखिलेश यादव की, और लगातार कई हार के बाद इस तरह की जीत मिलना अखिलेश यादव के लिए मैं मानता हूँ कि ये सजीवन बूटी की तरह है। सजीवन बूटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश इस चुनाव में हार गए होते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिल्कुल खत्म सा हो गया होता, उसका मोरल इस तरीके से डाउन होता कि फिर उसको हाई करना, ऊंचा करना बहुत मुश्किल होता। इन्होंने विधानसभा में शानदार प्रदर्शन किया था, 110 के करीब ये सीट जीते थे, लेकिन इस बार 37 सीट जीतने का मतलब है कि इस बार ये विजयी मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। अगर बीजेपी के रथ को किसी एक पार्टी ने रोका है, क्लियर कट मेजॉरिटी को रोका है, तो वो समाजवादी पार्टी ही है, और समाजवादी पार्टी ने इसको साबित भी किया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा एक और अलग नजरिए से भी देखता हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी को जितना समाजवादी पार्टी हराई नहीं है, उससे ज्यादा बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में हारी है। बीजेपी के भीतर सबोटाज भी हुआ है। बीजेपी के परंपरागत वोटर्स ने सिर्फ वोट ही नहीं दिया, बिल्कुल हराने का भी काम किया। इसलिए आप कई सीटों पर देखेंगे तो एक तो उम्मीदवार का सिलेक्शन ठीक नहीं बड़ा हुआ, फैक्टर रहा, ये बड़ा फैक्टर था। सारे पीएम मोदी के भरोसे जी रहे थे, और दूसरा इनके अंदर की जमीन खिसक रही थी, फिर भी इनको लग रहा था कि मोदी के नाम पर सारा नैया पार हो जाएगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा सबक दिया है, कड़ा सबक दिया है, इससे सीख लेने की जरूरत है। और बीजेपी के लोग जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार का सिलेक्शन किया, प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे तरीके से निर्भर होते रहे, और साथ ही साथ इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि प्रधानमंत्री खुद बनारस से 1.5 लाख से जीत रहे हैं, जहां पर इतना कुछ काम हुआ हो, और वहां पर इस तरीके से हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। अयोध्या, आप सोचिए कि फैजाबाद लोकसभा हार गए, नहीं, वो सारी बातें ठीक है। जिस प्रधानमंत्री के नाम पर इतनी सारी सीटें जीती गई हैं, कोई कुछ कह ले, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये पीएम मोदी का चार्म खत्म हो गया है। ठीक है, कम हुआ होगा, लेकिन आज भी अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसमें, अरे तो 10 साल के बाद किसका इस देश में चार्म खत्म नहीं हुआ और कम नहीं हुआ? आपको एक नेता बता दीजिए, आपको एक नेता बता दीजिए। मैं वही तो पूछना चाहता हूं, किसका चार्म कम नहीं हुआ? लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर भी इतनी सीटें ला रहे हैं तो मोदी के नेतृत्व में इतनी सीटें आई, और उसमें मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी में आप कह सकते हैं कि भीतरघात हुआ है, और बड़े लेवल पे भीतरघात हुआ है। और दूसरा मुझे यह दिखाई पड़ता है कि बीजेपी बिल्कुल काउंटर नहीं कर पाई कि जो बार बार दिखाया जा रहा था, संविधान को बचाइए, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और ये बड़ा मुद्दा था। और ये दलितों में उस तरह का विश्वास दिखा नहीं पाए। अब मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि दलितों का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि शिफ्ट होना चाहता नहीं था। तो ये जान लीजिए कि अगर दलित समाजवादी पार्टी को वोट करने लगे तो मेरे लिए हैरानी की बात थी, और मुझे सिर्फ एक वजह नजर आती है, वो ये है कि उनके बीच मैसेज चला गया कि उनका आरक्षण छीन लिया जाएगा, और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान पर बड़ा आघात पहुंचने वाला है। और उनके लिए उससे बड़ा कुछ नहीं, और उनके लिए उससे बड़ा कुछ नहीं था। कोई रोजगार, तो इसलिए कोई विकास मैटर नहीं करता, उनके लिए सबसे पहले संविधान है और आरक्षण है। इसलिए मैं इसको बड़े साफ तरीके से देख पा रहा हूं कि ये जो हुआ है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो हुआ है उसमें मुझे भीतरघात भी नजर आता है। परंपरागत वोटर्स का टूटना, ये भी मुझे समझ से परे है। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की लड़ाई,
आप देखिए किस तरीके से राजपूत सम्मेलन हुआ और राजपूतों ने ये तय कर लिया कि बीजेपी को हराएंगे। मुझे तो नहीं याद आता है कि मुख्यमंत्री राजपूत, रक्षा मंत्री राजपूत, उत्तराखंड में सीएम राजपूत, उसके बाद राजपूतों के बीच की नाराजगी, मुझे समझ में बात नहीं आई कि आखिरकार ये बात निकली कहाँ से। एक बयान जो रूपाला ने दिया था उसको लेकर के बार बार माफी मांगी गई, फिर भी सीएम राजपूत हैं, वैसे वो हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, भगवा पहनते हैं, योगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिखाई पड़ा कि किस तरीके से उनकी नाराजगी सामने आई। तो बीजेपी के भीतर का कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि बीजेपी को इस हद तक ले आया। मैं अगर 50 सीटें भी आती तो मैं मानता कि ठीक है, ये संविधान भी फैक्टर था, ये फैक्टर था, लेकिन आप 37 से कम सीट पर पहुंच जा रहे हैं और आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी जीत जा रही है। आप अपना वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, और वो एक बड़ा चंक उधर शिफ्ट कर जा रहा है, तो ये भीतर घात नहीं है तो और क्या है। और दूसरा आपका और दूसरा आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपने कहीं किसी को टिकट दे दिया जिसको लोग जानते तक नहीं थे। सांसद रिपीट, वही मैं कह रहा हूं कि नहीं, और कई लोगों को ऐसा टिकट दे दिया जिसको लोग जानते नहीं थे। इसकी चर्चा बहुत होती है। आप देखिए कानपुर के जो उम्मीदवार थे उनको लोग जानते तक नहीं थे, उनकी चर्चा खूब होती है। बड़ा वायरल हुआ, बिल्कुल, बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप ऐसे ऐसे नए उम्मीदवार को आप अचानक थोप देंगे और आप ये सोचेंगे कि चलिए वो किसी तरीके से जीत गए क्योंकि बीजेपी की सीट थी, पर इतनी भारी संख्या में जीता जाता था वो सीट। लेकिन सीट आप 20,000 से जीत रहे हो, तो मैच कुछ हजार से आप जीत रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने किस तरह से लोगों का चुनाव। मेरठ देखिए, हाँ, 10,000 वोटों से, 10,000 वोट से। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये सारी ऐसी वजह हैं जिस वजह से बीजेपी की करारी हार उत्तर प्रदेश। एक वजह और है जिसकी चर्चा मैं देख रहा हूं कम हो रही है, और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश घूमा हूं, आप बिहार घूमे हैं, तो मैंने ये नोटिस किया कि कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी इस बार उतने उत्साह से काम करता नजर नहीं आ रहा था। उसके मन में भी तमाम तरह की नाराजगी नजर आ रही थी। तो ये भी एक मिसिंग पॉइंट है जिसकी चर्चा कम हो रही है। सौरभ, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ बिहार का एग्जाम्पल देना चाहूंगा और उस बात से आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिहार में भी मैं बहुत जगह गया, कई जगह पर गया, और आप यकीन मानिए मैं बक्सर जा रहा था तो मैं बलिया भी गया था, और बलिया में भी, क्योंकि बलिया होके ही मैं बक्सर पहुंचा था, तो बलिया में भी मैं कई लोगों से बात कर रहा था। दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि बीजेपी के जीते हुए एमपी इस तरह की बात अपनी जनता के साथ करते थे कि आपने हमको तो वोट दिया नहीं, आपने मोदी जी को वोट दिया, तो आप हमसे ये मांग क्यों कर रहे हैं। खूब सुना है हमने। और ये चीज इतनी कॉमन थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि आप देखिए आरा में आरके सिंह हार जाते हैं। आरके सिंह होम सेक्रेटरी रहे हैं, जबरदस्त काम उन्होंने आरा के लिए किया, लेकिन उनकी बड़ी दिक्कत क्या थी कि उनके पास जब कार्यकर्ता जाते थे, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं ने मुझे आरा में ये बात बताई, तो कार्यकर्ता को वो कहते थे कि पर्सनल काम से आए हो या सार्वजनिक काम लेकर के आए हो। पर्सनल काम लेकर के आए हो तो नहीं होगा, और सार्वजनिक काम लेकर के आए हो तो करेंगे। तो ये बताइए कि क्या कार्यकर्ता के साथ अगर आपका व्यवहार इस तरह का होगा तो कार्यकर्ता फिर आपके लिए धूप में क्यों खड़ा होगा, उसमें फिर क्यों जोश दिखाई पड़ेगा। आप कह दोगे आप मुझको मोदी जी की तरह हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उसमें जोश क्यों दिखाई पड़ेगा। अब ये जरूर लोकतंत्र का दुखद पहलू है कि आरके सिंह जैसा काम करने वाला व्यक्ति भी चुनाव हारता है, जो कि बेहतरीन जिन्होंने काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करना, उनके बीच जोश संचार करना, जो अपना घर वार छोड़ करके आपके लिए लाठी खाते हैं, जान देते हैं, पसीना बहाते हैं, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, और बीजेपी जैसी पार्टी जहां की संगठन बहुत मजबूत माना जाता है, सांगठनिक आधार की बात होती है, वहां उसकी चर्चा होती है, अगर वहां कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड होगा तो आप जीतेंगे कहां से। कब तक। और आप आरके सिंह की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 7 मंत्री हारे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से हारी हैं, महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से हारे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हारी हैं, अजय मिश्रा टेनी खीरी से हारे हैं, कौशल किशोर मोहनलालगंज से हारे हैं, भानु प्रताप वर्मा जालौन से हारे हैं, संजीव बालियान
मुजफ्फरनगर से हारे थे। मतलब पूरे यूपी में देखिए जो मंत्री हैं तमाम। देखिए संजीव बालियान तो हारे हैं, उसके पीछे लड़ाई, उसके पीछे वजह यह है कि उनको उनकी पार्टी के लोगों ने ही हरवाया, कोई दूसरा नहीं हरवाया जी। इस बात को समझ लीजिए। ये सब, और ये मैं कोई एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ये सबको पता है कि संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम ने कैसे तलवार निकाली हुई थी, ये सबको पता है। और संगीत सोम को लग रहा था कि उनकी हार विधानसभा चुनाव में संजीव बालियान की वजह से ही हुई। तो जब आप जीत जाते हैं और अपनी जीत को लेकर के इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तब आप विरोधी से नहीं लड़ते, अंदर ही विरोधी ग्रुप तैयार हो जाता है। अब आप देख लीजिए, जब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली हो गई तो अंदर ही कई गुट पैदा हो गया था। आपको यूपीए 2 का याद होगा कि कुछ मंत्री ये कह रहे हैं, कुछ मंत्री वो कह रहे हैं, और विरोधाभास साफ नजर आता था। उसी तरीके से बीजेपी को लगने लगा सत्ता तो मेरे ही पास आनी है, तो वहां पर क्या, तो संगीत सोम का विरोध संजीव बालियान कर रहे हैं, संजीव बालियान का विरोध संगीत सोम कर रहे हैं। जहां तक टेनी का सवाल है, तो उनको लेकर के जिस तरह का कंट्रोवर्सी हुआ और जिस तरह बीजेपी को झेलना पड़ा और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी तरीके से कई और मंत्री हैं जो कि मंत्री तो बन गए लेकिन पब्लिक कनेक्ट वो खोते रहे। जो आप बोले कि नरेंद्र मोदी के भरोसे, और वो उनको लगता था कि मोदी के नाम पे फिर से बेहतर नहीं पार हो जाएगी, क्यों धूप में पसीना बहाना है, क्यों सड़कों पर उतरना है, क्यों कार्यकर्ताओं से संवाद कायम रखना है, क्यों इस तरह की बात करना है। अगर इस तरह का एरोगेंस आता है तो भैया, जब आप 5 साल के बाद जनता की अदालत में जाते हैं तो फैसला तो जनता ही करती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जनता जनार्दन है। बिल्कुल, जनता ही तय करती है फिर कि अंतिम फैसला क्या होगा, और फैसला सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश की चर्चा खास तौर पर हो रही है इस विषय में। ये भी एक बड़ा कंपैरिजन हो रहा है कि सहयोगी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चुना यहाँ पर और वो अच्छा परफॉर्म कर गए। बिहार में कहाँ चूक गई? तेजस्वी की बड़ी चर्चा थी, लीडर के तौर पर वो खुद को स्थापित भी कर चुके हैं, बड़ा गठबंधन भी था, लेफ्ट पार्टियां थी, कांग्रेस थी, खुद थे, कहाँ चूक गए? देखिए, अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार का जातीय समीकरण और उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण में बहुत बड़ा फर्क है। बिहार का जातीय समीकरण, आप अति पिछड़ा का बहुत बड़ा रोल होता है। अति पिछड़ा को गुम्मा चुप्पा वोटर कहते हैं और लोकल भाषा में वहां उसको पचपौनिया कहते हैं, जो कि आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो वोट करता है तो वो कुछ भी पलट दे सकता है। आप जाएंगे, आपको फील्ड में दिखेगा इसका जोर है, उसका जोर है, और जब आप परिणाम देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे यार, जो देख के आए वो तो हुआ ही नहीं। क्योंकि आप उसमें देखेंगे हलवाई, कानू, चौरसिया, इस तरह के आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको ये दिखाई पड़ेंगे कि उनको वो वोकल नहीं है, लेकिन जब वो मतदान करते हैं तो तूफान ला देते हैं। अब हुआ क्या कि पिछले 18-19 साल, इनफैक्ट 15 साल जो लालू राबड़ी की सरकार रही, उसमें सत्ताधारी जाति जो कहा जाता है यादव समाज का वर्चस्व रहा। यादव समाज जो ज्यादातर यादव समाज के खिलाफ जो जातियों को गोलबंद नीतीश कुमार ने किया, तो वो ये अति पिछड़े समाज ही थे। पहले अति पिछड़ा समाज बिल्कुल नीतीश कुमार का वोटर था, बाद में उसका एक बड़ा तबका बीजेपी का भी हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस समाज से आते हैं उनको उसको भी माना जाता है कि वो हमारे समाज से ही आते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि उस आधार पर वोटिंग होती है। तो इस बार आरजेडी सवर्णों में तो सेंधमारी कर ली, आप देखेंगे कई जगह इस तरह का टिकट वितरण कर लिया। पिछड़े में भी कुशवाहा को 7-8 टिकट देकर के आरजेडी ने सेंधमारी कर लिया। लेकिन अति पिछड़ा जब मोदी और नीतीश एक साथ होते हैं तो उनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गई कि वोट किसको करना है, इसलिए वहां पर अति पिछड़ा बिल्कुल चला गया एनडीए के साथ, और इसलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा। लेकिन एनडीए से कई जातियां अलग भी हुई हैं, जैसे कुशवाहा बहुत जगह स्थानीय उम्मीदवार को देख करके वोट किया और जो मुकेश सहनी अलग हुए तो साहनी मतदाता भी बड़ी संख्या में महागठबंधन के पक्ष में वोट किए। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर था यही
कि मोदी के नाम पर जो निकलने वाली बात थी, स्थानीय एमपी के खिलाफ एक रोष भी था, आक्रोश भी था। इसलिए परिणाम आपको 39 नहीं दिखा, परिणाम ये दिखा कि एनडीए 30 जीत रही है और महागठबंधन और निर्दलीय मिलकर के 10 जीत रहे हैं। तो वहां भी जाति हावी था, स्थानीय नेताओं के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन मोदी फैक्टर असरदार था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लोग मोदी की चर्चा कर रहे थे, राशन की चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे, और आप हैरान हो जाएंगे दलितों में राम मंदिर की चर्चा थी। अच्छा, जी हाँ। तो मैंने वहां पर वो बिहार में आपको ये दलितों वाला मसला नजर नहीं, वो बिहार में रविदास कुछ हद तक मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर रविदास का स्वर थोड़ा अलग था, लेकिन दलित ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे थे। अति पिछड़ा में साहनी समाज हटा दें, जिसमें बिखराव दिखता था, लेकिन अति पिछड़ा ज्यादातर, मुझे बड़ी संख्या में, मैं जितना लोगों से मिला वो मैं कह सकता हूं, वो एनडीए के पक्ष में दिखता था। सवर्ण में भी बड़ी आबादी थी जो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन कई बार स्थानीय उम्मीदवार को देखते हुए उसमें एक अंतर दिखाई पड़ता था। लेकिन लोकल उम्मीदवार मुझे नहीं के बराबर मिले जिनको लेकर के कोई खास अट्रैक्शन दिख रहा था, ये मैं आपको कह सकता हूं। ये मुझे साफ तौर पर वहां पर दिखा, और ये एक बड़ा फैक्टर है, चाहे यूपी और हो, चाहे आप बिहार नहीं, हो, पर लोकल प्रत्याशी देखिए या उनका तेज ना होना। उत्तर प्रदेश में मुझे हार में एक बड़ा कारण ये भी नजर आता है, पेपर लीक हो जाना। युवाओं के बीच में एक तो रोजगार के कम अवसर आ रहे हैं, और उसमें भी पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा। अब सोचिए, कई सारे युवा जो कि 18 साल की उम्र पार करते हुए वोट करते हैं, और उनको लगता है कि उनका नौकरी का चांस जो था जेन्युइन तरीके का, वो भी छिन गया। पेपर लीक होता रह गया तो किस तरह का गवर्नेंस दे रहे हैं आप? कैसे आप कह सकते हैं कि आपका बड़ा स्वच्छ प्रशासन है? और एक बार नहीं, कई बार। और दूसरी बात, बड़ा यूएसपी अपना लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं, पेपर लीक होते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ये आरोप तो उन पे लगता था, ये आरोप तो अखिलेश यादव पर लगता था कि दरोगा की भर्ती में ज्यादातर यादवों को भर्ती कर लिया, ये कर लिया। लेकिन पेपर लीक हो जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्या कर ले रहे हैं? और ये बहुत बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, और मुझे मैं आपको बता रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश ज्यादा घूमा नहीं, लेकिन जैसे मैं बलिया पहुंचा, सारण पहुंचा, छपरा पहुंचा, जहां से कुछ बच्चे पूर्वांचल में पढ़ने आते हैं, वो तैयारी करते हैं, उनका साफ कहना था कि पेपर लीक होना हमें बहुत सालता है, बहुत परेशान करता है, और हम इसके लिए चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मैं तो यूपी में हूँ, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जहां भी मुझे युवा वोटर मिले हैं, सबके बीच एक बड़ा मुद्दा था। शहरों में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, अग्निवीर योजना, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा थी, क्योंकि गांव देहात में आप भी जानते हैं ज़्यादातर बच्चा आर्मी की तैयारी करता है, सुबह सुबह दौड़ लगाता है, तो वो एक बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक से क्या है कि लोगों को लगता है हमारी उम्र निकल जाएगी, और रोजगार का मसला पहले से चल ही रहा था, और उसके बीच पेपर लीक हो जाना आरओ भर्ती में और सिपाही भर्ती में, वो एकदम जो है आग में घी डालने का काम किया। और इस बार बेसिक फर्क जो 22 में मुझे कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा नजर आता था, पर लगता था कि वोट पे उसका बहुत असर नहीं हो रहा है। इस बार मुझे लगता है जो पेपर लीक था उसकी वजह से इस बार युवाओं ने वोट भी इसी मुद्दे पर डाला। उन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स छोड़े, उन्होंने रोजगार के मसले पे, पेपर लीक, स्वच्छ भर्ती, इन मुद्दों पर चुनाव में वोट डाला, और उसका मुझे लगता है कुछ असर उसका भी इस चुनाव में रहा है, तमाम फैक्टर्स के अलावा। जाते जाते नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो दो किंग मेकर हैं, और जो उनकी भूमिका रहने वाली है सरकार के बनने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में, इसको लेकर बड़ी जिज्ञासा लोगों में। और हमने शुरुआत में बात की कि क्या डिमांड्स हो सकती हैं, कैसे नीतीश कुमार, अभी लगता है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ तौर पर कह ही दिया है कि वो एनडीए का साथ देंगे। उनकी खुद की सरकार भी आंध्र प्रदेश में बन गई है, वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनता है ये भी देखने वाला होगा, और किस तरह की डिमांड्स रखने वाले हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसको पंकज जी ने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी जो होगा लगातार हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी एनडीए की मीटिंग भी होनी है, एनडीए की मीटिंग भी होनी है। इन मीटिंगों में क्या होता है, क्या तय होता है, अंदर खाने से क्या खबर हमारे तक आती है, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो
जुबां केसरी।